नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कवीन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में जेडीयू का संकट बढ़ा, पार्टी ने दिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भगावती तेवर बरकरार। नीति आयोग की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने जानकारों से मांगे सुझाव। नीति निर्माण में सहयोग की अपील। राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर जोर। बजट से पहले खर्च में कटौती के संकेत। स्थिर कर ढांचे पर जोर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, तेज विकास के लिए बड़े आर्थिक सुधार जरूरी। दिल्ली में मतदान की सभी तैयारियां पूरी। चुनाव आयोग का शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान पर जोर। राजनीतिक पार्टियों का घर घर प्रचार। और राष्ट्रपति ओबामा के धार्मिक असहिष्णुता के बयान पर अमेरिका की सफाई। कहा, महात्मा गांधी की विरासत दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को हटाए जाने की अटकलों के बीच राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की ओर से 7 फरवरी को बुलाई गई विधायक दल की बैठक को जीतन राम मांझी ने अवैध करार दिया है। उन्होंने अपनी ओर से 20 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाने का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी ने मांझी से हमदर्दी जताकर नए संकेत भी दे दिए। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड सरकार का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव के निर्देश पर शनिवार को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत पार्टी के 111 विधायकों और 41 विधान परिषद सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की बैठक में जीतन राम मांझी के भविष्य का फैसला हो सकता है। जनता दल यू का जो संविधान है उसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास असीमित अधिकार प्रदत्त है, जिसके तहत श्री शरद यादव कोई भी निर्णय पार्टी में लेने के लिए अधिकृत है। उधर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में कई मंत्री और विधायक खुलकर सामने आ गए हैं। मांझी ने 7 फरवरी को बुलाई गई बैठक को अवैध करार दिया है। साथ ही उन्होंने 20 फरवरी को बैठक बुलाने का ऐलान किया है। एक विधायक दल की बैठक होने वाली है। कैसा विधायक दल? वही विधायक दल जिसका नेता हम हैं। बैठक बुलाना चाहिए हमको। बैठक बुलाया गया है माननीय शरद जी द्वारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको कोई अधिकार नहीं है। स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी मांझी जी के मैं साथ हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के हर एक निर्णय में मैं उनके साथ। जेडीयू की अंतरकलह पर बीजेपी भी नजर रखे हुए है। बीजेपी मांझी के प्रति नरम रुख दिखाकर नए संकेत दे रही है, तो वहीं आरजेडी ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। जदयू के कदम को, फैसले को राष्ट्रीय जनता दल जो भी बैठक में वो लोग निर्णय लेंगे और हमारी जहाँ जरूरत होगी तो हम वहाँ पर खड़ा हैं। पहले तो वो कहते थे कि महादलित समाज को वो सम्मान देना चाहते हैं और महादलित मुख्यमंत्री बनाया, और आज जिस तरह से एक महादलित परिवार में पैदा हुए जीतन राम मांझी का अपमान कर रहा है जनता दल यूनाइटेड, ऐसी मिसाल आज तक दिखती नहीं। खुद को सत्ता से बेदखल करने की खबरों के बीच जीतन राम मांझी अपने कुछ बागी मंत्रियों को मंत्री परिषद से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बिहार में जनता दल यू के अंदर जो उठापटक चल रही, इस पर और बातचीत करेंगे। जेडीयू सांसद केसी त्यागी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त सीधे पटना से। त्यागी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो कल बैठक बुलाई गई है शरद यादव जी की ओर से, उसको लेकर जो विवाद है, आखिर इस बैठक को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इसे लेकर इतना ज्यादा मुख्यमंत्री जो है विरोध कर रहे हैं, उनकी सहमति भी नहीं है? कल श्री शरद यादव जीतन राम मांझी के आवास पर भोजन पर आमंत्रित थे। वहीं पर श्री मांझी ने श्री शरद यादव से आग्रह किया कि आप विधानमंडल दल की बैठक कीजिए। उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आग्रह पर ये बैठक बुलाई गई है और जिस जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री ने श्री जीतन राम मांझी ने, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री शरद यादव। तो श्री शरद यादव द्वारा बुलाई गई कोई भी बैठक संवैधानिक हो सकती है, ये वक्तव्य वही दे सकते हैं जिनका जनता दल के संविधान से कोई वास्ता नहीं है। हमारी पार्टी के संविधान के मुताबिक
अध्यक्ष के पास असीमित अधिकार है और उसकी धारा 23 की सब धारा इन एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कोई भी निर्णय लेने की स्वतंत्र है। इसलिए गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल चले गए। कल दूसरा नेता चुना जाएगा। केसी त्यागी जी, अगर जीतनराम मांझी की सहमति के बाद शरद यादव इस बैठक को बुला रहे हैं तो फिर मांझी साहब के विरोध की वजह क्या है और इस बैठक का एजेंडा अब तक साफ नहीं। क्या वाकई जिस तरह की खबरें हैं कि उनका भविष्य तय होगा, नया नेता चुना जाएगा, क्या वाकई यही एजेंडा है? बिल्कुल, बैठक का एजेंडा साफ है। विधानमंडल दल की बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन भी शामिल, और हमको 135 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है 2232 के हाउस में। श्री जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जो ताकत है वो है, और तब अशोक रोड के इशारे पर संचालित हो रहा है, दिल्ली से संचालित हो रहा है। इसकी सारी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री की देखरेख में लिखी गई है और श्री अमित शाह संचालन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जनता दल परिवार एकजुट होने की कोशिश कर रहा था और अब जब आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, तो कैसे घर को बचाएंगे और उसके बाद परिवार को एकजुट करेंगे? देखिए, ये जनता दल परिवार एकता के संक्रमण काल का दौर है, और इस एकता होने के भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की एक मजबूत पार्टी कम से कम नॉर्थ इंडिया में कड़ी स्थिति खड़ी है। तो हर पार्टी से एक एक दो 4 लोगों को उठा करके ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि एकता में बाधा है, एकता नहीं फ्री है, और उसी डिजाइन के तहत बिहार में अपनी पुरानी जो रंजिश है भाजपा के नेतृत्व की, उनको अंजाम देने के लिए काम किया जा रहा है। कल नेतृत्व परिवर्तन होगा। अधिकांश विधायकों की, सांसदों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि श्री नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने और उसी सुशासन की धारा को तेज करने का काम करें, जो पिछले समय में देश के अंदर सबसे अच्छे राज्य के रूप में मानी गई थी। यानी त्यागी सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है नीतीश कुमार के नाम को लेकर, एक मोहर लगेगी कल? हाँ, श्री लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने और इंडिपेंडेंट सदस्यों ने श्री नीतीश कुमार को अपने आश्वासन की चिट्ठी लिख के दे दी है, वक्तव्य दे दिए हैं। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। श्री मुलायम सिंह यादव जो संभावित नेता है पार्टी के जी, उनकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने नीतीश कुमार जी को तैयार किया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। त्यागी जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से माहौल है और कुछ मंत्री भी जीतनराम मांझी के साथ खुलकर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और आपकी कल की बैठक का विरोध कर रहे हैं, क्या होगा उनके लिए, क्या आप करेंगे, किस तरीके से उनको? पार्टी का हिस्सा, वो कल के बाद वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये जो इंडिसिप्लिन्ड लोग हैं, कल हमको 4 बजे बैठक होगी, उसके बाद ये पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। ऐसे कितने हैं विधायक जो लगता है कि आपको कि आपके फैसलों के साथ खड़े नहीं? ये इनकी संख्या से लेकर के 8 के बीच में है। चलिए, केसी त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। केसी त्यागी बता रहे हैं बिहार में बदलते घटनाक्रम के बीच एक बड़ी खबर कि कल नीतीश कुमार के नाम पर का ऐलान होगा और औपचारिक तौर पर मैं कहूं तो उनके नाम की कल मोहर लग जाएगी। तमाम जो विधायक हैं और जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो उनके नाम पर सहमत हैं, साथ ही साथ सहयोगी पार्टियों से भी बात हो चुकी है। सिर्फ ऐलान बाकी है जो कि कल 4 बजे बैठक के बाद कर दिया जाएगा, यानी कि बिहार के नए मुख्यमंत्री जनता दल यू से नीतीश कुमार होंगे। ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। खबरों का संसार। भारतीय समाज के ऊपर टेलीविजन का असर बढ़ गया काफी। मीडिया पावरफुल है। गायब है सरोकार। 10-10, 12-12 चैनल बड़े बड़े घरानों ने खरीदे हैं। प्रिंट मीडिया की एक सीमाएं हैं। बाजार की मार। टेलीविजन सेलिब्रिटी का निर्माण। मीडिया कितना जिम्मेदार? सब चीज बॉटम लाइन पे आ गई है कि उस पर इतना खर्चा होगा, उससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए मीडिया मंथन शनिवार दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 बजे,
और रविवार शाम 4 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की आज पहली बैठक में अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों से आगामी आम बजट पर भी सुझाव मांगे। एनडीए सरकार ने 1 जनवरी को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग की पहली बैठक में विशेषज्ञों से कई मुद्दों पर सुझाव मांगा। बैठक में निवेश बढ़ाने और ढांचागत परियोजनाओं को गति देने पर भी चर्चा हुई। सुझावों और चर्चा का जो मूल उद्देश्य था कि देश के अंदर निवेश कैसे बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था का विस्तार कैसे हो सकता है, देश की जो विकास दर है कैसे बढ़ सकती है। बैठक में घरेलू बचत बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी अर्थशास्त्रियों से सुझाव मांगे गए। साथ ही सरकार की बड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने पर भी चर्चा हुई। गरीबी उन्मूलन के संबंध में क्या हो सकता है और पॉवर्टी लेवल्स कैसे नीचे लाए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के बारे में कई सुझाव आए। वित्त मंत्री अरुण जेटली 28 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। इससे पहले 8 फरवरी को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की भी बैठक होनी है, जिसमें बतौर सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के शामिल होने की संभावना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट से पहले सरकारी खर्च में कटौती का संकेत दिया है। मुंबई में उद्योगपतियों और योजनाकारों से दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में वित्त मंत्री ने तेज विकास के लिए आर्थिक सुधारों को गति देने की बात कही। उन्होंने बजट में कई बड़े आर्थिक सुधारों के ऐलान का संकेत दिया है। ये सुधार बिजली, ऊर्जा, रेलवे और बंदरगाहों के क्षेत्र में हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने स्थिर कर नीतियों की वकालत की और आगामी बजट में कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा है कि राजस्व जुटाने के लिए सरकार कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाएगी। और अब बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली विधानसभा के लिए कल मतदान होना है। मतदान से एक दिन पहले अखबारों में बीजेपी के विज्ञापन को लेकर विवाद गर्मा गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी को अराजक करार दिया तो पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। हालांकि विज्ञापन के मामले पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को क्लीन चिट दे दी। भी राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की। प्रचार थम चुका है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयानों के तीर चलते रहे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी को अराजक करार दिया और कहा कि दिल्ली में सुशासन और अराजकता के बीच लोगों को चुनाव करना है। जो दूसरा स्थानीय एक राजनीतिक दल सामने आया है, देश की राजनीति में अगर हम लोग सुशासन के प्रतीक हैं तो वो अराजकता के चेहरा है। मैं अराजकता इसलिए कहता हूं कि जो 49 दिन उनका शासन दिल्ली में रहा, उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं। आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। पार्टी के मुताबिक प्रचार थमने के बाद ऐसी बयानबाजी से बीजेपी को परहेज करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी का समूचा प्रचार अभियान ही नकारात्मक रहा है। It is unfortunate that when the finance minister of the country holds a press conference on the eve of the polls, he doesn't lay out a coherent vision for the people of Delhi. That what his government has done in the past, over the last 8 months for Delhi, and what they want to do for Delhi. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अखबारों में छपे बीजेपी के विज्ञापन पर भी ऐतराज जताया। पार्टी के मुताबिक इस मामले को भी आचार संहिता के दायरे में देखा जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के इस दावे को खारिज कर दिया है। आयोग के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत विज्ञापन छापने के लिए प्रिंट मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस कानून में संशोधन की मांग कर डाली। मेरा सवाल यह है कि इस तरीके के विज्ञापन कहीं भी कैंपेनिंग खत्म होने के बाद ना तो छपने चाहिए ना दिखने चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि टेलीविजन में ऐसे विज्ञापन नहीं आते हैं, लेकिन अखबारों के अंदर ये विज्ञापन आता है। अगर टेलीविजन में विज्ञापन आने से इसी की गाइडलाइन का वायलेशन होता है, तो अखबारों में विज्ञापन आने से भी इसी के गाइडलाइन का उल्लंघन होता है। या तो टीवी और अखबार दोनों में विज्ञापन आए या दोनों में विज्ञापन आए।
दिन भर की इस खींचतान ने प्रचार थमने के बाद भी दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाए रखा है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आयोग और दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग का जोर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे 673 उम्मीदवारों की किस्मत शनिवार को ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मतदान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को शुक्रवार को आखिरी दौर तक ट्रेनिंग दी गई ताकि वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को सुरक्षित कर सकें। राज्य में कुल 1,33,09,078 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने 12,177 पोलिंग बूथ बनाए हैं और इतनी ही ईवीएम लगाई हैं। इसमें से 695 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 191 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है ताकि किसी अनहोनी से निपटा जा सके। बोगस वोटिंग रोकने के लिए पहली बार निशान लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार ब्रश का यूज किया जा रहा है स्टिक की जगह पे, जो इंडेलिबल इंक जिसमें लगाया जा रहा है। ब्रश का यूज करके अगर आप उसको लगाते हैं तो उससे वो 1/3 टाइम में जो है वो ड्राई हो जाता है पूरा। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, स्टेट आर्म्ड पुलिस को भी तैनात किया गया है। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आबकारी विभाग को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। Because different forces are coming there from CAPF, there are different CAPF, different CRPF, BSF, CISF, and state armed police is also coming there. They have also been briefed by their respective senior officers. चुनाव आयोग ने 1200 के करीब पर्यवेक्षक के अलावा करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और इसे संपन्न कराएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही कांग्रेस पार्टी देश भर में अपना सदस्यता अभियान और तेज करेगी। दिल्ली में आज हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला किया गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिवों, सचिवों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आज मीटिंग रिस्ट्रिक्टेड थी। मेंबरशिप कितनी हो रही है अपडेट लेने के लिए और क्या करना चाहिए, जो अब चेयरमैन इलेक्शन अथॉरिटी ने एक अपडेट स्टेटस मांगा है जनरल। कांग्रेस फिलहाल देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है जो फरवरी के अंत तक चलेगा। इसके बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और इस साल के आखिर तक नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि संगठन चुनाव के जरिए पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी से आज मुलाकात की। पार्टी सांसद मुकुल रॉय और डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में सांसदों ने अपनी बात रखी। शारदा मामले में गिरफ्तार संजय बोस ने कल राज्यसभा और टीएमसी से इस्तीफा दिया था। इसी मामले में पश्चिम बंगाल में मंत्री मदन मित्रा भी जेल में है, जबकि मुकुल रॉय से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी की लोकसभा सांसद अर्पिता घोष और मतंग सिंह के 2 सहयोगियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। Purposive and a very fruitful meeting. We shared a lot of issues with the chairman of the Rajya Sabha on a variety of issues in between these 2 sessions, and it was a purposive meeting. दिल्ली हाई कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में तीनों दोषियों की फांसी की मांग ठुकरा दी है, लेकिन आदेश के मुताबिक दोषी विकास यादव और विशाल यादव को अब 30 साल जेल में बिताने होंगे, जबकि तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को 25 साल की सजा दी गई है। साल 2002 में हत्या के मामले में नीलम कटारा ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। नीतीश कटारा हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी विकास और विशाल यादव को 25 साल कैद के अलावा सबूत मिटाने के लिए 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को बिना छूट के 30 बरस सलाखों के पीछे बिताने होंगे।
दोनों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हमने मांगा था कि डेथ पेनल्टी दी जाए, जिसमें हमें आज भी विश्वास है कि इस क्राइम में डेथ पेनल्टी होनी थी, मगर माननीय हाईकोर्ट किसी वजह से वहां तक आके रुक गया है। क्या हमारे बात रखने में कहीं कोई गलती हो गई है या कोई चीज हम नहीं कह पाए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे जाएंगे। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना, लेकिन दोषियों की ओर से अस्पताल में बिताए गए वक्त को भी सजा नहीं माना जाएगा। बचाव पक्ष के वकील ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय की जो कन्विक्शन है, जो सजा सुनाई थी 2 अप्रैल 2014 को, उस सजा के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जो आज ऑर्डर ऑन सेंटेंस आया है उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फरवरी 2002 में बाहुबली डीपी यादव के बेटे विकास और भतीजे विशाल और सुखदेव पहलवान ने नीतीश कटारा की हत्या कर दी थी। डीपी यादव की बेटी भारती से नीतीश के प्रेम संबंध थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले बरस इसे ऑनर किलिंग का मामला बताते हुए निचली अदालत के उम्र कैद के फैसले को कायम रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट में जहां आज जुर्माने और सजा का ऐलान किया गया है, वहीं इसका संदेश ये भी है कि रसूखदार लोग जो जेल में होते हैं, वो अस्पताल में जाके अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं, वो नहीं होना चाहिए, और जेल में तमाम कैदियों को एक जैसी सुविधा और एक जैसी आज़ादी होनी चाहिए। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। ग्रीन पीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लाई को लंदन जाने से रोकने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को राष्ट्रवाद और कट्टर राष्ट्रवाद के बीच फर्क करना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी सरकार के जवाब पर आई है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर प्रिया पिल्लाई को लंदन जाने दिया जाता तो वहां देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल होती। 11 जनवरी को प्रिया को लंदन जाने वाली उड़ान से उतार दिया गया था। स्वाइन फ्लू देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में अपने पैर जमा चुका है और इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान में है, जहां अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि H1N1 वायरस से गुजरात में 62 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू के कहर से गुजरात में हालात भयावह हो रहे हैं। राज्य में स्वाइन फ्लू से 9 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 62 हो गई है। विरोधी दलों ने स्वाइन फ्लू से निपटने में सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है और राज्य के हेल्थ केयर मॉडल पर भी सवाल खड़ा किया है। बहुत ही दुखद बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो वहां पर बेगुनाह लोग चिकित्सा ना होने के कारण मरे हैं, तो क्या ये जो गुजरात का विकास का मॉडल है ये उसका प्रतीक है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक सबसे ज्यादा 73, जबकि हरियाणा में 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बीमारी से अब तक 9 लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके अलावा स्वाइन फ्लू महाराष्ट्र में भी पैर पसारने लगा है। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के अब तक 23 मामले सामने आए हैं, जिनमें 4 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 31 मामले पाए गए। 1 महीने के अंदर देश में 200 से ज्यादा लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम दावों के बावजूद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।